हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक। एग्जाम मंथन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एडीओ का सेट नंबर 6 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यह सेट एडुटेरिया द्वारा ऑफलाइन सेंटर्स पे लिए जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। और ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन मॉड्यूल पे आधारित है। तो एक साइड में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ साथ आपको दूसरे साइड में राइट साइड में आप उसका सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, केवल हम लोग जल्दी में रिवीजन करेंगे। और जहाँ पे आपको दिक्कत है आप उसको पॉज करके, वीडियो को रोक के या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 ने भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की सीमित शक्ति प्रदान की थी। ठीक है, तो केवल बहस करने तक अधिकार प्राप्त करता था, न कि मतदान करने का। ये बात को भी ध्यान रखेंगे, मतदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। इसके अलावा और भी जो ऑप्शन में दिया गया उसके बारे में, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, 1919, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसे आप देख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया था? यानी कौन सा नियम के द्वारा भारत के विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम के, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, पहली बार केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था। ठीक है, और कौन कौन सा दो सदन था? तो एक केंद्रीय विधानसभा था, दूसरा राज्य परिषद था। केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन होता था और राज्य परिषद उच्च सदन होता था। आज की डेट की बात करें तो यह समझिए, इसे कंपेयर कर सकते हैं, यह लोकसभा था और यह राज्यसभा था। तो इस प्रकार से चलता था। ठीक, और भी जो इम्पोर्टेंट दिया हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये दोनों। और ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जितना भी अधिनियम आए थे अंग्रेजी शासन के दौरान, उसमें 1935 का अधिनियम, क्योंकि यह हमारे संविधान की आधारशिला को रखता है, तो इसलिए इसे जरूर देखेंगे। इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। अब तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने पहली बार भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ ही भाग लेने का प्रयास किया? ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम आया था उसका। उसी में पहली बार भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में भाग लेने का प्रयास दिया गया था, जो भी कहिए। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चार्टर अधिनियम, माफ करें, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक, 1833 का सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि भारतीयों को किसी पद, कार्यालय में और रोजगार प्राप्त करने में वंचित नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। प्रयास तो किया गया था, वहीं प्रश्न पूछा गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है 1833 से संबंधित, तो इससे भी आप लोग देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक, आगे बढ़ते, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत को संविधान देने का प्रावधान संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। एक मिनट, 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, इसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इस प्रस्ताव में स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र भारत के मूलभूत सिद्धांतों को और दर्शनों को रेखांकित किया गया था। ठीक, यह प्रश्न में देखिए है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यह दिन आपको याद होना चाहिए, समय याद होना चाहिए। संविधान बनाने में लगा समय था, यह भी प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए,
भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव के द्वारा भारत संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, बी एन राव के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब थे और इसके अन्य सदस्य का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की सलाहकार हेतु समिति बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। संघ शक्ति था, जवाहरलाल नेहरू के पास था। दूसरा था संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू के पास। राज्य समिति, जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रारूप समिति, डॉक्टर अम्बेडकर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखा। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। नियम प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये समिति था, समिति का नाम और उसके अध्यक्ष प्रश्न इससे बनाए जाते हैं। छठा नंबर प्रश्न हो गया सरदार पटेल। ठीक, अब सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, हिस्सा नहीं पूछा गया है। तो पहली बार जो बेरुवादी आया था ना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बेरुवादी बाद जो आया था उसमें केस हुआ था, उसमें संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने बोला ना 1960 में कि संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देशिका प्रस्तावना जिसे कहते हैं, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि बाद में जब आगे चल के 1973 का सुनवाई होता है केशवानंद भारती वाद, इसमें पहले का जो निर्णय था ना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, उसको पलट दिया गया और बोला गया कि यह संविधान का हिस्सा है और इसमें संविधान के जैसे संविधान में संशोधन किया जाता है ना, इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। और लेकिन इसमें मूल संरचना को नहीं है, इस संशोधन करके मूल संरचना को नहीं हटाया जा सकता, मूल संरचना बनाए रखना होगा। ठीक, तो यही था इसका मेन पॉइंट। आठवां नंबर प्रश्न देखिए। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय का उपबंध निम्न में से किसमें किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की अवधारणा दिखाया गया है। आर्थिक न्याय की बात कही गई है, एक मिनट, हाँ, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। कहाँ पे कही गई है? उद्देशिका में। उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात कहा जाता है। 3 प्रकार के न्याय की बात कहा जाता है। कौन कौन सा न्याय? एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक न्याय। तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उद्देशिका में दिया गया है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, 43, ठीक, 43 का ए, ये सभी जो है इसको अच्छे से डीप में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी आर्थिक न्याय की बात करता है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नया राज्य बनाने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया जाता है, साधारण बहुमत संसद से पास हो जाएगा तो नया राज्य का सृजन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। संसद में साधारण बहुमत द्वारा। और किस अनुच्छेद में संशोधन करना होगा? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत है ना, नया राज्य का निर्माण, मौजूदा राज्य की सीमाओं और क्षेत्रों नामों में परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य का सृजन होता है, ये बात को भी ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अनुसूची की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अनुसूची, प्रथम अनुसूची, इसका पहला अनुसूची सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम अनुसूची, अनुसूची की संख्या वर्तमान में कितनी है? 12 है। उसमें पहला अनुसूची जो दिया गया है उसमें राज्य और संघ के बारे में दिया, संघ और राज्यों के बारे में दिया गया है, उसी में संशोधन करने की, नया राज्य निर्माण होगा तो उसी में संशोधन करना होगा। ठीक, और 12 अनुसूचियाँ दिया गया है, इसके भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक
मतलब कि इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो एक झलक में आप देख सकते हैं। पहला अनुसूची संघ और राज्यों के क्षेत्रों का नाम, दूसरा अनुसूची परिलब्धियां या भत्ते या विशेषाधिकार, जिसमें वेतन की बात कही गई है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तीसरा में शपथ या प्रतिज्ञा, कुछ विशेष पद जो होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद लोग, इन लोगों का शपथ की चर्चा किया गया है तीसरा में, ठीक है। चौथा में राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवा में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित का प्रशासन व नियंत्रण, ठीक। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। सातवां संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। आठवीं मान्यता प्राप्त भाषाएं, जिसमें 22 भाषाएं हैं। नौवीं में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन किया गया है। और इसी में शामिल किया गया ना कि न्याय से बाहर, न्यायपालिका क्षेत्र से बाहर चीज़ों को रखा गया है। संसद द्वारा कुछ 9वीं अनुसूची में जिस विषय को डाला जाता है न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और भूमि सुधार इसी में डाला गया है। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल के आधार पर योग्यता। 11 पंचायतियों की शक्तियाँ, अधिकार या उत्तरदायित्व। और 12वीं में नगर पालिका को बारे में बताया गया है। तो ये 12 अनुसूचियाँ हैं, इसे भी आप याद करेंगे, चाहे जो भी ट्रिक अपनाएं इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक। बेहतर होगा कि 4-4 की श्रेणी में बांटे, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, फिर 5 से लेकर 8 तक, और 9, 10, 11, 12 ऐसे बांटेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सी नागरिकता, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। नागरिकता जो कि भाग 2 में इसकी चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून और शर्तें निर्धारित की जा सकती है, ठीक। तो यह केवल संसद के पास है। नागरिकता जो क्या है, केंद्र की विषय है, सिंगल नागरिकता है भारत में, एक ही सिटीजनशिप की प्रावधान को रखा गया है, इसलिए यह केंद्र को शक्ति दिया गया है। अभी हाल में आप देख रहे होंगे SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, जिससे नागरिकता संबंधी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो इस कारण से, SIR के कारण से यह प्रश्न काफ़ी हॉट बना हुआ है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, ठीक। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 2003 के संशोधन के बाद भारत ने किस नागरिकता सिद्धांत का अधिक कड़ाई से पालन करना शुरू किया? 2003 के बाद से जो संशोधन किया गया ना, उसके बाद से रक्त संबंधी नागरिकता को अधिक कड़ाई से पालन शुरू किया है। देख लीजिए यहाँ पे उसका रक्त संबंधी नागरिकता दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी भी SIR हो रहा था, क्या है 2003 का ही जो चुनाव आयोग का चुनाव आयोग का जो रिकॉर्ड था उसी से मिलान किया जा रहा है। इससे भी आप मिलान कर सकते हैं कि उससे ब्लड रिलेशन कौन कौन लोग हैं, वही लोग फिर से आगे चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना एवं से संबंधित उपबंध करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन बी, राज्य का विधानमंडल। देखिए पंचायती राज क्या है, यह 7वीं अनुसूची में पंचायती राज जो रखा गया है, ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके है? राज्य के विधानमंडल को। हालांकि विधानसभा या विधानमंडल, जिस राज्य में विधानमंडल मतलब विधान परिषद नहीं है वहाँ पे विधानसभा होना चाहिए, तो विधानमंडल ही लिखा जाता है, क्योंकि विधानमंडल में जानते हैं राज्य का विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल दोनों मिलकर ही कानून बनाते हैं। तो पंचायतों की संरचना के लिए, उपबंध बनाने के लिए राज्य का विधानमंडल अधिकृत है। पंचायत हो या फिर नगर पालिका, दोनों के लिए राज्य का विधानमंडल हो जाएगा। सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और इसके जो इसमें विषय है टोटल 29 विषय है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न। अच्छा हाँ, एक और बात आप जानते हैं 2026 के मतलब कि इसी साल बिहार राज्य में पंचायत संबंधी चुनाव होने वाले हैं, तो इस कारण से इस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा यहाँ पे जो ये दिया हुआ ना चार्ट, इसको आराम से एक बार पढ़ लेंगे और कम से कम ये जो यहाँ तक है 6 तक है, 6 तक को ध्यान में रखेंगे और इसे याद कर लेंगे। याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। हम कैसे याद किए थे, देखिए पहले तो 243 जो है उसको 243 जो है यहाँ पे 243 यह परिभाषा है, यह तो याद हो जाएगा। और सबसे पहले ग्राम सभा आएगा, दूसरा नंबर में ग्राम का गठन होगा, 2 नंबर में गठन, ठीक। तीसरा नंबर में संरचना, और
चौथा नंबर में 4 में आरक्षण, आरक्षण 4 अक्षर का था तो ये 4 नंबर में आ जाएगा। 5वां नंबर पंचायतों का अवधि 5 साल का होता है, अंगा जो होता है ना 5वां नंबर पे होता है, तो इसे याद किए थे। 6ठा नंबर में निरहताए यानी 6 नंबर पे है ना निरहताए दिया गया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 7वां नंबर में पंचायतों की शक्ति, स से 7 स से शक्ति, ऐसे हम याद किए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 7 मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1978। 1978 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था और उसी के तहत 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था इसे समाप्त कर दिया गया था। देखिए, संविधान का 2 संशोधन जो है ना 1980 के दशक में हुआ था, 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां। तो 42वां में जो भी जोड़ने वाला काम हुआ है ना, जोड़ने वाला काम 42वां में हुआ है और घटाने वाला काम 44वां में हुआ है। आप देखिए 42वां में क्या जोड़ा गया था, हम देखिए उद्देशिका यानी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, इसके अलावा समवर्ती सूची में जोड़ा गया और सब बहुत सारी चीज़ जोड़ा गया है। ठीक है, और 44वां में क्या हुआ, घटाने वाला काम हुआ। 44वां से संबंधित और प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, इसी सेट में देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया यानी घटा दिया गया, तो घटाने वाला काम 44वां में, जोड़ने वाला काम 42वां में। यह बात एक मतलब कि ओवरऑल आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप इसे देख सकते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 20 क्या है, तो यह है कानून के समक्ष समता के बारे में बात कहा जाता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, भारत में यह प्रचलन है कि एक अपराध के लिए ना एक बार से अधिक अभियोजित को दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक, दूसरा है किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन भी सही है, अपने विरुद्ध किसी को गवाही नहीं दिया जाएगा कि जबरदस्ती तुम कबूल करो कि तुमने ही यह अपराध किया है। यह भारत में नहीं है सिस्टम, उसका कोई ना कोई तीसरा आदमी व्यक्ति उसके रूप में गवाह होना चाहिए, अपने खुद की गवाह पे उसको नहीं सजा दिया जा सकता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन सही है, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। एक डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 21, हाँ, अनुच्छेद 21 का ए के तहत प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में दिए कथनों पर विचार करिए। यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में। कथन बिल्कुल सही है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों यानी ये क्या होंगे, यह आवश्यक शिक्षा इसमें शामिल होगा। उच्च शिक्षा 14 वर्ष के बाद ही मिलती है, तो इस कारण से इसे केवल आवश्यक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जोड़ सकते हैं। दूसरा हो जाएगा कि यह व्यवस्था 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई थी। यह कथन भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन यहाँ पे सत्य के बारे में पूछा गया, दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी इसका सही है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द का से पहले किस शब्द का उल्लेख किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति था 44वां संविधान संशोधन होता है। देखिए यहाँ पे भी घटाने वाला काम किया गया है ना, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 याद रखेंगे, 448, ठीक है 448, तो 78, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, 78 होगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। और ध्यान रखेंगे 1975 में जो भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी उसका आधार क्या था, तो आंतरिक अशांति ही आधार दिया गया था। इसलिए आगे चल के आंतरिक अशांति के आधार पर दोबारा भारत में आपातकाल न लगाया जाए, इस कारण से आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा दिया गया। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वीगर संविधान से लिया गया है। यहाँ पे देखिए जर्मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक, और प्रावधान जो है ये
आपातकाल की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 52 से लेके 352 से लेकर 360 में उल्लेखित है। ठीक। अच्छा, दो ऐसा कौन सा है अनुच्छेद जो कि आपातकाल के दौरान भी उसको स्थगित नहीं किया जा सकता, तो इसे याद रखेंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। यह दोनों अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाया जा सकता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 58 में उल्लेखित अर्हताओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्न में से कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, उसे 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। 30 वर्ष नहीं बल्कि 35 वर्ष दिया गया है, तो इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। उसे केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, यह कथन भी सही है। तीसरा है, उसे केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष होता है। उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सही बात है। और उसे कम से कम 10 वर्ष का संसदीय अनुभव होना चाहिए, यह कथन गलत है। अगर संसदीय अनुभव की बात कही जाती तो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाते, क्योंकि संसदीय अनुभव उनके पास कुछ भी नहीं था, तो इसलिए यह कथन भी गलत है। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन 20 सही हो जाता है। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और राष्ट्रपति बनने के लिए प्रमुख अर्हताएं जो दिया हुआ है उसे भी आप एक बार देख लें। ठीक है, अब 20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की चुनाव करना है। सही कथन पे ही जाते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति जो अन्य मंत्रियों की मतलब कि चुनाव करेंगे या फिर शपथ दिलाएंगे, तो उसके लिए प्रधानमंत्री कहने पे ही चुनाव करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति की प्रमुख कार्यकारी शक्तियाँ नियुक्ति संबंधी, जिसमें प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति साहब करते हैं। और भी कार्यकारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियाँ है, विधायी शक्तियाँ है, विधान मतलब कि संसद संबंधी शक्तियाँ दिया जाता है। उसके बाद से सशस्त्र बल संबंधित शक्तियाँ दिया गया, रक्षा संबंधी शक्तियाँ है, न्यायिक संबंधी है, आपातकालीन शक्तियाँ है। तो ये सभी राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ के बारे में प्रश्न बनाया गया था, इसे देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी। सही उत्तर हो जाएगा तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, यानी उस समय जो भी उपस्थित रहेंगे उसमें के बहुमत अगर आ जाता है तो बहुमत के आधार पे उस टाइम में लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न को देखिए। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया हुआ है कि संसद के किसी सदस्य को केवल सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियां से मुक्ति प्रदान है। बिल्कुल सही है। सिविल यानी कि दीवानी मामले में ही इनको केवल गिरफ्तारी से रोक प्रदान करता है। यह संसद का विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। विशेषाधिकार जो है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 से 194 105 संसद के विशेषाधिकार को डिफाइन करता है और 194 राज्यों के लिए इसमें संसदीय विशेषाधिकार की बात कही गई है। तो संसद के किसी भी सदस्य को सिविल मामले से जुड़ी गिरफ्तारियों से ही मुक्ति प्रदान है। बाकी सारा जो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे गलत है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, तदर्थ किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में आप एक्सप्लेनेशन देखिए। मेघालय जो है यहाँ पर, हाँ, मेघालय में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। देखिए राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। दोनों क्या है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी ट्राइब के लिए रिजर्व किया गया है। और बात करें कि मेघालय में, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो मेघालय में जानते हैं गारो, खासी, जियांतिया इस टाइप के ट्राइब्स रहती है। ये तीनों ट्राइब्स के आधार पे आप इसे जोड़ सकते हैं कि ये ट्राइब्स के लिए वहाँ पे जो भी अनुसूचित जनजाति है और उन्हीं लोगों को लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की बात कहा जा रहा है, दिया गया इसके सभी सदस्य केवल राज्यसभा से ही होते हैं, लोकसभा से नहीं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है ना, संसदीय समिति के कौन सा कथन सही है। ठीक, तो यहाँ पे इसके सदस्य केवल राज्यसभा से होते हैं, लोकसभा से नहीं, ये कथन गलत है। इसके सदस्य लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, केवल राज्यसभा से ये जरूरी नहीं है। लोकसभा से
राज्यसभा से। कौन कौन सा है यहाँ पे देख सकते हैं, तदर्थ समितियाँ जो होती है ना, उसका काम पहले देख लेते हैं ना। इसका सही उत्तर पहले देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका गठन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है और कार्य पूरा होने पर इसका अस्तित्व समाप्त मान लिया जाता है। और तदर्थ समितियाँ देखिए यहाँ पर, इसमें क्या है, रेलवे कन्वेंशन समिति जो बनाई गई थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, संयुक्त संसदीय समिति, ये सभी समितियाँ जो होती है ना, इसको गठन किया जाता है और ये लोग अपना रिपोर्ट अपना गठन किया जाता है, समय लेता है लोग, ये लोग रिपोर्ट तैयार करता है, फिर संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है और फिर इसको निरस्त कर दिया जाता है। तो इतना ही काम है संसद समितियों के संदर्भ में, है ना, ये तदर्थ समितियाँ के काम। अस्थायी समितियाँ भी है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति, तो ये हर साल इसका गठन होगा। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति, ये हर साल गठन होगा और ये स्थायी रूप से लगी रहती है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था और जब इन्हें जोड़ा गया था तो इनकी संख्या कितनी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति, और जब इसको जोड़ा गया था तो इसकी संख्या 10 थी। ठीक है, मौलिक अधिकार। अच्छा यहाँ पे देखिए, एक आपको मैं बताया ना थोड़ी देर पहले कि 42वां संविधान संशोधन, क्या है 42वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ने वाला काम हुआ है। और देखिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, ठीक। और एक जो आगे चल के एक और जोड़ा गया है, +1 किया गया है, यह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आप यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया, उनकी सिफारिश के आधार पे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य के संबंधित एक चार्ट दिया है, काफ़ी अच्छा चार्ट है, ये आप इसे देख लीजिए। भाग 4 में अनुच्छेद 51 के क स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन जोड़ने वाला कौन सा है, 42वां है। और सुझाव क्या दिए थे, तो 8 दिए थे, लेकिन जोड़ा कितना गया था, 10 जोड़ा गया था। ठीक है, और इसका स्रोत क्या था, सोवियत संघ रूस के से लिया गया था और परिवर्तनीय, यानी इसको न्यायालय में नहीं जबरदस्ती लागू किया जा सकता है। ठीक, 11 मौलिक कर्तव्यों, पूर्व में 10 जो था, 11वां 86वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। और ये सभी 10 जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया, इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, 25 क्वेश्चन का ही ये वीडियो था। आगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहता है तो इसका अगला पार्ट भी बनाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में 26 से लेकर 50 तक के, उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जल्द ही आपके पास आएगा। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।